हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम सिंप्लीफाइड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 5। ये हमारी लास्ट यूनिट है और इसका टाइटल है एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग होराइजंस। नाम से ही समझ आ रहा है हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ले लिए रिटेन, अब उनको रिटेन कैसे करें, मेंटेन कैसे करें, एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, और इमर्जिंग होराइजंस क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या स्कोप, क्या चैलेंजेस हैं इसके रिगार्डिंग। ये हमारी यूनिट का ओवरव्यू है। हम ये सारे टॉपिक्स इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। फर्स्टली हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी होता क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, एक्सीडेंट्स एंड वर्क रिलेटेड इलनेस। मतलब एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन करनी किन चीज़ों से? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स होते हैं जो आपके ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े होते हैं, कि जैसे कभी कभी लोग माइंस में काम करते हैं, ऐसी जगह पे काम करते हैं, तो आपका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये होते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड जो ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए हैं। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मशीन ख़राब हो गई या कुछ हो गया, और वर्क रिलेटेड इलनेस हो सकती हैं। तो इनसे जो प्रोटेक्शन दिलाते हैं वो होती है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रिवेंट एक्सीडेंट और इंजरीज, ऑब्वियसली कि एक्सीडेंट और इंजरीज ना हो। टू इंश्योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, मतलब एम्प्लॉय का देख इंश्योर करना है कि वो फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे, इमोशनली भी सही रहे। तो अगर हेल्थ हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी तो ही वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली फिट रह पाएगा। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड मोरल, अगर हम अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे तो एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा, अच्छे से काम कर पाएगा, और फिट हेल्दी बॉडी के साथ ही ऑब्वियसली वो अच्छा काम कर पाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। की एस्पेक्ट्स क्या हैं इसमें? पहला की एस्पेक्ट क्या है? सेफ वर्किंग कंडीशन। सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करने हैं जो प्रोटेक्टिव हो, ऐसे हार्मफुल ना हो, देखना है कि वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे। थर्ड है सेफ्टी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, क्या सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, और अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और एरोगोनॉमिक वर्क प्लेस डिज़ाइन, मतलब ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ़ हो। और पीरियोडिक मेडिकल चेकअप्स, एम्प्लॉय के पीरियोडिक मेडिकल चेकअप्स भी करानी चाहिए, जिससे हमें पता चले कोई अंडरलाइंग कंडीशन या इलनेस तो नहीं है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? पहला है रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। अगर एम्प्लॉयज़ बीमार होंगे तो ऑब्वियसली वो छुट्टियां करेंगे, और हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं होंगे तो टर्नओवर भी बढ़ता है, मतलब एम्प्लॉयज़ छोड़ के भी जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है एनहांस एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छी सेफ कंडीशन में काम कर रहे हो और आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो इसलिए एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। मतलब अगर हमारे पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाता है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय वेलफेयर। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूड्स सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर देयर कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड वेज। मतलब कुछ सर्विस और फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी जाती हैं उनके कंफर्ट के लिए, और वो अच्छे से इम्प्रूव कर सकें एज अ ह्यूमन भी और ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय भी। ये वेजेस के अलावा कुछ इनको बेनिफिट सर्विसेज दी जाती हैं। कैसे कैसे वेलफेयर होते हैं? दो टाइप के होते हैं, स्टैट्यूटरी वेलफेयर और नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर। स्टैट्यूटरी क्या होते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम, सैनिटेशन, ये तो बेसिक होता है कि लिखा ही हुआ है, ये तो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड होने ही चाहिए। नॉन स्टैट्यूटरी क्या है? हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब प्रोवाइड होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं हमें ऐसा? पहला है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव होती है तो इससे वो और सेटिस्फाइड रहते हैं, जॉब से मोराल बढ़ता है उनका। सेकेंड है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी तो सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, वो खुश रहेंगे जॉब से, कंटेंट रहेंगे काम से अपने की, ये तो हमारी भी ध्यान दे रहे हैं, हमारे बारे में भी सोच रहे हैं एम्प्लॉयज़ को लगता है। थर्ड है प्रमोट एम्प्लॉय लॉयल्टी। हाँ, अगर वो जॉब से कंटेंट रहेंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, हमारे बेनिफिट्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है, तो लॉयल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इससे छोड़ के टर्नओवर कम होता है, इससे छोड़ के नहीं जाते। बेनिफिट्स क्या है? पहला है हायर मोराल एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉय का मोराल भी बढ़ता है, मोटिवेशन भी बढ़ता है काम करने का, क्योंकि उसको इतने अच्छे वेलफेयर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सेकेंड है रिड्यूस लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉय छोड़ के भी कम जाते हैं क्योंकि वो जॉब से सेटिस्फाइड रहते हैं। थर्ड है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग लीगल प्रोविजंस। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? मतलब लीगल प्रोविजंस तो होती हैं कि एम्प्लॉय का ये करना है, मतलब लीगली उनके लिए प्रोविजंस है, उसके अलावा क्या होता है सोशल सिक्योरिटी?
मीनिंग पढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी रेफर्स टू मेजर्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रेस। मतलब ऐसे मेजर्स जो आपको एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देते हैं इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस के अगेंस्ट। पढ़ते हैं क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, मतलब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं जब आप सिक हो या डिसेबल हो। सेकेंड है ओल्ड एज सिक्योरिटी। ओल्ड एज सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे रिटायरमेंट पेंशन देते हैं या ग्रेचुटी देते हैं, ये सब ओल्ड एज सिक्योरिटी है कि आप पूरी आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करा जब तक आप फिट थे, बट आफ्टर सर्टेन एज आप रिटायर होना ही पड़ेगा, अब आप कीप अप नहीं कर पा रहे जॉब के साथ, तो आपको एक रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। और थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। आपको सीधा ऐसे ले ऑफ नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉय नहीं कर बना सकते, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। और मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इंश्योर इनकम स्टेबिलिटी, इंश्योर करते हैं कि आपकी स्टेबल इनकम रहे, इसे अचानक से एम्प्लॉय को निकाल नहीं दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन से, या आफ्टर सर्टन पॉइंट जब वो सिक हो या उनकी एज ऐसी हो कि वो काम नहीं कर सकते, तो इंश्योर करते हैं कि उनकी इनकम स्टेबल रहे। सेकेंड है रिड्यूस एम्प्लॉय एनजाइटी। एम्प्लॉय की एनजाइटी कम हो जाती है क्योंकि उसे पता है उसका फिक्स इनकम का सोर्स है, उसको ऐसे ही कोई अनफेयर प्रैक्टिस से निकाल नहीं दिया जाएगा। थर्ड है एनकरेजेस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब वो अच्छे से लॉन्ग टर्म कमिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बना रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसको ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के बारे में हम समझते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एम्ड एट मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल हार्मनी। ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज़ के बीच का। इसका एम क्या है कि इंडस्ट्रियल हार्मनी बनी रहे, मतलब अगर इनमें आपस में हार्मनी, शांति बनी रहेगी, अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट के बिना, लड़ाई झगड़े के बिना काम होगा, तो हमारी इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन में काम सब अच्छे से होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। अगर हमारी हार्मनी बनी रहेगी, अच्छा रिलेशन होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, तो म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है और कोऑपरेशन भी होता है, मतलब एक दूसरे को वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के आइडियाज सुनने में और ये सब करने में कोऑपरेट कर पाते हैं। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होते अगर उनका रिलेशन अच्छा है, रिलेशनशिप पे ध्यान है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के। थर्ड है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर आप आपस में अच्छे से काम करोगे विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। अब फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशन को जो अफेक्ट कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेशन। पहला है कम्युनिकेशन क्वालिटी। कम्युनिकेशन क्वालिटी भी इफेक्ट कर रही है रिलेशन को, कि आप कैसे अपनी बात सही से कम्युनिकेट कर भी पा रहे हो एक दूसरे से, तो वो एक मैटर करता है। सेकंड है मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं इन रिलेशन के रिगार्डिंग। अगर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं कि आप बहुत अच्छी हायरार्की मेंटेन करते हो ऐसे स्ट्रिक्टली, तो वो एक गैप आ जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते। थर्ड है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब मैटर करता है दोनों के रिलेशन डिसाइड करने में। फोर्थ है लीडरशिप स्टाइल। अब जो मैनेजर है उसका लीडरशिप स्टाइल भी इस रिलेशन को डिपेंड करता है, कि अगर वो मैनेजर चिल है, वो ट्राई करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट गेन कर पाए और उनसे अच्छे से बात करता है, तो ये सब भी मैटर करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड रीड्रेसल। ग्रीवेंस हैंडलिंग और रिड्रेसल क्या होता है, मीनिंग पढ़ते हैं। अ ग्रीवेंस इज एनी डिससेटिस्फैक्शन और कंप्लेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपकी कोई ऐसे कंप्लेंट है, आपकी कोई दुविधा है, प्रॉब्लम है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, मतलब आपकी जॉब की वजह से अराइज हो रही है, तो वो होती है ग्रीवेंस। और इसका रिड्रेसल क्या है, मतलब आप इसके लिए क्या कर रहे हो टू सॉल्व दिस ग्रीवेंस। कॉज क्या होते हैं ग्रीवेंस के, मतलब आपकी परेशानी के कॉज क्या हो सकते हैं। पहला है वेज एंड सैलरी इशू। मतलब आपको आपकी तनख्वाह की वजह से दिक्कत आ रही है, कि आपको जो वेज है, सैलरी है, फेयर नहीं मिल रही है, उसमें आपको कोई दिक्कत है। सेकेंड है वर्किंग कंडीशन। मतलब वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, आप अनसेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, ये सब मैटर करता है, ये भी ग्रीवेंस का एक रीज़न हो सकता है। थर्ड है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। मतलब आपको प्रमोशन और ट्रांसफ़र की वजह से दिक्कत आ रही है, आपको ऐसी जगह रिमोट एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया आपका अचानक से इम्प्रॉम्प्टू, इससे ग्रीवेंस अराइज हो सकती है। या आपको प्रमोशन नहीं दे रहे, ये भी आपकी ग्रीवेंस हो सकती है ना। फोर्थ है डिसिप्लिनरी एक्शंस। ये भी कि अच्छे से डिसिप्लिन नहीं करा जा रहा, जो गलत काम कर रही है, ये सब चीज़ें, तो ये ग्रीवेंस का रीज़न हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस क्या है। मतलब कि अब हम जो ग्रीवेंस हमें मिली उसको रिड्रेस कैसे करते हैं, अब उसके लिए करते क्या है हम। पहला है रिसीविंग द ग्रीवेंस। पहले तो हमें वो उसकी प्रॉब्लम मिली, एम्प्लॉय ने हमें अपनी परेशानी बताई।
सेकेंड है लिसनिंग टू द एम्प्लॉय। जैसे ही हमें पता चला कि ग्रीवेंस है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी हम बात सुनेंगे, समझेंगे क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत आ रही है, तो वो लिसनिंग टू द एम्प्लॉय है सेकेंड। थर्ड हमारा ये प्रोसेस हमेशा लाइन वाइज लिखते हैं, तो ऑर्डर में ही लिखना हर चीज़ का प्रोसेस। थर्ड है हमारा इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेट करेंगे उसकी ग्रीवेंस का, उसकी परेशानी का रीज़न क्या है और वो किस एक्सटेंट तक सच बता रहा है। तो ये भी तो देखना है कि वो सच बता रहा है, ग्रीवेंस सही में राइज हो रही है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग, अब देखना कि क्या हम स्टेप्स कर सकते हैं उसके लिए, उसकी ग्रीवेंस को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एंड लास्ट स्टेप है फॉलो अप। अब हमने डिसीजन ले लिया, हमने उसकी प्रॉब्लम दूर कर दी, अब देखना भी है कि एक्चुअली में हुआ, फॉलो अप करना उससे, एम्प्लॉय से, कि सब सही है, ये सब करना, ये है फॉलो अप। ये था हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है प्रोसेस। पहला है मेंटेन्स एम्प्लॉय मोराल। एम्प्लॉय का मोराल बना रहता है कि हमारी परेशानी सुन रहे हो और उसका रिड्रेसल भी कर रहे हैं, मतलब उसका सोल्यूशन भी निकाल रहे। सेकेंड है प्रिवेंट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आपस में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होते अगर एम्प्लॉय अपने मन में परेशानी लेके बैठा रहेगा या कुछ खुद ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है बिल्ड्स ट्रस्ट इन मैनेजमेंट। उसका ट्रस्ट बनता है मैनेजमेंट में, क्योंकि वो उसके ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, अप फ्रंट है, रेडी हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट टर्म। मतलब जो आपका मालिक, मतलब एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉई हो, आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसकी वजह से, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स की वजह से, मतलब जो जॉब की टर्म्स है आपकी एम्प्लॉयमेंट की, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, वो होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या क्या कोज हो सकता है इसका। पहला है वेज एंड बोनस इशू। ऑब्वियसली कि आप एग्री नहीं कर रहे जो उनको, आपको वेज मिल रही, या जो एम्प्लॉयर है वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से कि आपको इतनी वेज मिलनी चाहिए या नहीं, तो इसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। सेकेंड है वर्किंग आवर्स एंड कंडीशन। आपका एम्प्लॉयर साथ क्यों और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे हो सकता है, कि फेयर वर्किंग आवर्स नहीं, आपको ओवर वर्क कराया जा रहा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है एनवायरनमेंट। थर्ड है जॉब सिक्योरिटी, मतलब अच्छी सिक्योर जॉब नहीं है, कभी भी ले ऑफ कर देते हैं ऐसा, तो इसलिए भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। फोर्थ है मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट की पॉलिसीज ही बेकार हैं, तो भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, या दोनों एक दूसरे की पॉलिसीज से सहमत नहीं है, तो भी ये भी एक रीज़न हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। अब हम पढ़ते हैं सेटलमेंट मशीनरी, कैसे हम सेटल करते हैं इन चीज़ों को। दो होते हैं हमारे मेथड्स, बायपैरेटाइट मेथड्स और ट्राईपैरेटाइट मेथड्स। मतलब बायपैरेटाइट में तो ये होता है कि नेगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेन, मतलब आपस में ही समझौते पे अराइज करने का वो होता है, कि डायरेक्टली वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कोशिश करते हैं कि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आएँ, वो समझौता करें कि कैसे सॉल्यूशन निकालना है, नेगोशिएट करते हैं प्रॉब्लम को। और ट्राईपैरेटाइट में मेथड में क्या है, कंसलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। मतलब आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो, यूजुअली गवर्नमेंट को, कि आप किसी और की हेल्प ले रहे हो, कि आप कोर्ट में जा रहे हो कि ये ऐसा कर रहा मेरे साथ, मतलब अनफेयर है मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय जाके कंप्लेन फाइल कर रहा। तो ये होता है कि आप जब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने मतलब आप आपस में एक नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, तो थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व कर रहे हो। ये था हमारे दोनों सेटलमेंट मशीनरी के मेथड्स। इम्पैक्ट क्या होते हैं इसमें, अगर ऐसा होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होगा, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। पहला है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आप ऑब्वियसली आप अच्छे कोई एक समझौते पे नहीं पहुंच पा रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करते। और सेकंड है फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फाइनेंशियल लॉस भी अराइज होगा। थर्ड है स्ट्रेन्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब रिलेशन ही ख़राब हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, एक बार जब दिक्कत आ गई तो फिर वो इफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट नाम से ही समझ आ रहा है कि एनवायरनमेंट ऐसा हो कि एम्प्लॉय को किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर एट वर्क प्लेस। मतलब आपको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्या फोकस करता है, कि एम्प्लॉय के ऊपर से फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मतलब ऐसे किसी जो तरह का दबाव ना हो उसके ऊपर, या कोई फिजिकल उस पर प्रेशर ना पड़ रहा हो वर्क प्लेस में, मतलब वो इन चीज़ों से फ्री होके अच्छे से काम करे। सोर्स क्या होता है स्ट्रेस का, कैसे कैसे एम्प्लॉय को स्ट्रेस हो सकता है। पहला है वर्कलोड। अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली एम्प्लॉय स्ट्रेस रहेगा। सेकेंड है रोल कॉन्फ्लिक्ट। अगर उसको रोल के रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो भी स्ट्रेस का रीज़न है। जॉब इनसिक्योरिटी।
अगर उसे लग रहा है कि जॉब उसकी सिक्योर नहीं है, कि कभी भी उसकी जॉब छिन सकती है, या अनसर्टेनिटी है उसकी जॉब में, तो भी वो स्ट्रेस का एक रीज़न हो सकता है। और एक रीज़न हो सकता है पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब आप ऐसा हो कि आप वर्क और लाइफ को दोनों को इक्वली बैलेंस नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे हैंड टू हैंड, तो भी आपका स्ट्रेस अराइज हो सकता है। मेजर्स क्या है, हम इन स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं? पहला है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अगर एम्प्लॉय को हम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देंगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और काम की लाइफ दोनों को मैनेज कर पाए अच्छे से, तो उसका स्ट्रेस कम होगा। सेकेंड है एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होता है? एम्प्लॉय की बातें सुनी जाती हैं कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही, कैसे दिक्कत आ रही है, और सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको समझा जाता है। तो एम्प्लॉय काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को हेल्प करने के लिए। सपोर्टिव लीडरशिप, हम एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, मैनेजर ऐसा लीडर होना चाहिए कि सपोर्टिव हो, कि एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुने, उन्हें समझे, कम्युनिकेट अच्छे से करे, और सपोर्टिव हो ओवरऑल। और लास्ट है हेल्दी कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन अच्छा है तो आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। मतलब कोई एरर नहीं रहता, और आपस में आप अच्छे से बता पाते हो कि कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ बेटरमेंट है, कैसे आप नेविगेट कर पाते हो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजुविनेशन ब्रेक्स एंड लीजर एक्टिविटीज़। पढ़ते हैं क्या होता है। दीज आर प्लान्ड ब्रेक्स एंड एक्टिविटीज़ दैट हेल्प एम्प्लॉयज़ रिलैक्स एंड रिचार्ज। मतलब कि आपको काम करते करते बीच में ब्रेक्स प्रोवाइड होते हैं कि जिससे आप रिचार्ज हो सको, रिलैक्स हो सको, और मतलब फिर से अच्छे से काम कर सको, रिजुविनेट हो जाओ आप, रिचार्ज अप हो जाओ, कि आप अच्छे से फिर से काम कर सको। एग्जाम्पल क्या है, क्या होती हैं ये? पहले शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क, मतलब काम के बीच में थोड़ा शॉर्ट ब्रेक देना, जैसे लंच ब्रेक देना, और लीजर टाइम देना कि आप जाओ बहुत, मतलब वो ये किस यूजुअली जैसे जो लेबर होती हैं वो काम करते करते थक जाती हैं, अगर कंटिन्यूसली काम कराओगे तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो उनको काम के बीच बीच में ब्रेक्स देना ताकि वो अच्छे से रिचार्ज हो सके। सेकेंड है टीम आउटिंग्स एंड रिट्रीट्स। मतलब कभी होता है कि टीम को ऐसे आउटिंग पे ले जाते हैं, बाहर डिनर पे या कहीं आउटिंग पे ले गए, ट्रिप्स पे ले गए, कि वो रिचार्ज हो सकें और फिर से रिफ़्रेश होके वापस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से बूस्टअप होके काम करने आ सके। थर्ड है योगा एंड मेडिटेशन सेशन। ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कभी कभी योगा मेडिटेशन ऐसे ऐसे सेशंस भी कंडक्ट कराए जाते हैं, इससे वो माइंड उनका रिलैक्स होता है और उनकी वो और बेटर फील करते हैं काम करने के लिए। और है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। यही सब ओवरऑल इनका क्या वो है, गोल है कि हम एम्प्लॉयज़ को रिचार्ज कर सके, उनको माइंड बॉडी फील रिलैक्स हो सके, स्ट्रेस थोड़ा कम हो सके, ताकि वो अच्छे से और बेटर काम कर सके। बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूसेस बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? वो काम से थक नहीं जाते, मतलब परेशान नहीं हो जाते, ये कम होता है। सेकेंड है इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी। अब उन अच्छे से माइंड रिचार्ज होगा, फ्रेश होगा, तो ऑब्वियसली नए क्रिएटिव अच्छे आइडियाज़ आएंगे, वो और बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है एनहांस एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बढ़ती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में और एंगेज रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि अब वो रिजुविनेट हो गए, रिफ्रेश हो गए, मतलब काम के साथ वो अपने आप पे भी ध्यान दे पा रहे हैं, तो इसलिए वो काम और बेटर अच्छे मन से कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमर्जिंग होराइजन्स इन एचआरएम। ये होता क्या है, पहले पढ़ते हैं। एमर्जिंग होराइजन्स रेफर्स टू न्यू ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस शेपिंग मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस। अब जो नए ट्रेंड्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को चेंज कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, या किसी तरह शेप कर रहे हैं, ये होते हैं हमारे एमर्जिंग होराइजन्स। आगे पढ़ते हैं। रिडंडेंट मैन पावर, इसका मतलब क्या होता है? रिडंडेंट मैन पावर होता है एक्सेस वर्कफोर्स है जो हमारे पास। रिडंडेंट मैन पावर रेफर्स टू एक्सेस वर्कफोर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज और रीस्ट्रक्चरिंग। या तो कभी कभी होता है कि हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, हम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में जा रहे हैं, या हमारी मशीन्स और अच्छी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉय एक्सेस हो जाता है कि उनको अब नई टेक्नोलॉजी तो आती नहीं, नया काम तो आता नहीं, तो अब वो हमारे लिए पहले जैसे काम आ रहे थे अब वो इतने रिसोर्सफुल नहीं है, या कभी कभी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाता है, मतलब मैनेजमेंट स्टाइल बदल दिया, नए तरह के लोग आ गए, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय फिट नहीं बैठ पा रहे, तो फिर वो एक्सेस हो जाते हैं हमारे लिए। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके? पहले ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है कि सब कुछ आप मशीन से करा रहे हो, अब आपको वर्कफोर्स की कम ज़रूरत पड़ रही है। सेकेंड है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आप किसी और अब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी किसी और के साथ मर्ज कर रही है, मतलब अब साथ आ रहे हैं वो, तो अब स्ट्रक्चरिंग होगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे, आप तो एक्सेस वर्कफोर्स बन गए फिर उसमें।
और थर्ड है डिक्लाइन इन डिमांड, डिमांड कम हो रही है वर्कफोर्स की, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं, हैंडलिंग रिडंडेंसी। पहला है रीडिप्लॉयमेंट, मतलब कि आपको कहीं और किस, या तो आपको कहीं और काम पे लगा दिया किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और सेक्टर में, किसी और डिपार्टमेंट में, ये या जॉब रोल बदल दिया, तो रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं किसी और रोल में जहाँ आपकी नीड हो। मतलब ये तो काम नहीं कर पा रहे, अगर टेक्नोलॉजी बदल गई, आप ये काम नहीं कर पा रहे, यहाँ पर एक्सेस वर्कफोर्स हो, तो कहीं और कर दिया, जॉब ट्रांसफ़र कर दिया या रोल बदल दिया। सेकेंड है रीट्रेनिंग, या तो आपको सिखाया जाए कि इस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को भी अडेप्ट करना है एम्प्लॉयज़ को, तो वो होता है रीट्रेनिंग, उनको ट्रेन करा जाए कि कैसे अडेप्ट करना है काम के साथ। थर्ड है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और आप उनको VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है कि आप उनको ऑप्शन देते हो कि आप खुद अभी टाइम से पहले रिटायर हो सकते हो, और आपको एक लमसम अमाउंट दे दी जाएगी जो आपको रिटायरमेंट में मिलती, बट आपको पहले ही दे दी जाएगी, थोड़ी डिफरेंट होती है वो रिटायरमेंट से, कि आप अभी वॉलंटरली खुद वर्कआउट कर सकते हो, रिटायर हो सकते हो, ये लमसम अमाउंट ले लो। तो ऐसे हम रिडंडेंसी को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है EHRM। EHRM क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम से ही समझ आ रहा है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू मैनेज HR फंक्शंस, मतलब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस को मैनेज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। फीचर्स क्या है, पहला है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रिक्रूट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इसमें हेल्प मिलती है। सेकेंड है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हम एजुकेशन लेते हैं ऑनलाइन, वैसे हम अपनी जॉब के रिलेटेड ट्रेनिंग और एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, ये एक फ़ीचर है। थर्ड है डिजिटल परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब हम डिजिटली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ओवर द टाइम वो कैसा वर्क कर रहे हैं, उनका ग्राफ कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती, तो हम ट्रेंड्स वगैरह देखकर ये भी एनालाइज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, पहला है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन होती है आपको हर एक काम खुद से नहीं करना पड़ता, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करने पड़ते, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत काम ईजिली कर सकते हो, कॉस्ट रिड्यूस करता है। सेकेंड है फास्टर HR प्रोसेसेस, अब HR प्रोसेसेस भी फास्ट होते हैं कि आप जल्दी जल्दी काम कर पाते हो, वही आप मैनुअली हाथ से खुद से करते हैं तो बहुत टाइम लगता। थर्ड है इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी, ऑब्वियसली अगर मशीन्स टेक्नोलॉजी इनकी डाटा एक्यूरेसी ह्यूमन से बेटर होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS। इसका मीनिंग क्या होता है पहले पढ़ते हैं। HRIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज टू स्टोर एंड मैनेज एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ये एक सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। फंक्शन पढ़ते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं HRIS के। पहला है पेरोल मैनेजमेंट, हम मैनेज कर पाते, पेरोल क्या होता है, मतलब उनको सैलरी या वेज जो हम देते हैं और कुछ और बेनिफिट्स बोनस वगैरह देते हैं, तो इसको मैनेजमेंट के लिए HRIS सिस्टम पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि उनको पेरोल कैसे जा रही, कब जा रही, एम्प्लॉय की कब ड्यू होती है, कब अक्रू होती है, ये सब मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कहाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या नीड पड़ सकती है, ये सब जान सकते हैं। थर्ड है हमारा अटेंडेंस एंड लीव ट्रैकिंग, देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कब लॉग इन करा, कब वो ऑर्गेनाइजेशन में आया, और कब कब उसने लीव ली, ये सब ट्रैक करने में मदद करता है हमारा HRIS। बेनिफिट्स क्या हैं, पहला है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, हम एफिशिएंटली अपने डिसीजंस ले पाते हैं। सेकेंड है डाटा सिक्योरिटी, मतलब हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योर है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम पे है, मैनुअली हम पर्चों पे पेज पे लिखेंगे रिकॉर्ड, हैंड रिटन रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो इतना सिक्योर नहीं होता जितना कंप्यूटर बेस्ड डाटा सिक्योर होता है। थर्ड है इम्प्रूव HR प्लानिंग, हम इन सब चीज़ों से ये समझ पाते हैं कि प्लानिंग हम HR प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ हमारी और वर्कफोर्स की नीड अराइज हो सकती है, हम ये देख सकते हैं एब्सेंटिज्म कितना है, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं। HR ऑडिट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। इसका मीनिंग पढ़ते हैं, HR ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ HR पॉलिसीज, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मतलब एक अच्छे से इवेलुएट करते हैं कि ऑडिट क्या होता है, एक तरह का चेकिंग होता है कि चेक कर रहे हैं हम कि हम पॉलिसीज़, हमने HR पॉलिसीज़ कैसी हैं, हमारी प्रैक्टिस और प्रोसीजर कैसे रहे हैं। टाइप्स क्या होते हैं, पहला है कंप्लायंस ऑडिट, मतलब देखा जाता है कि सारी पॉलिसीज़ अच्छे से मानी गई हैं या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक ऑडिट, मतलब एक पूरा अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करा जाता है चेकिंग को। और थर्ड है हमारा फंक्शनल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं। पहला है असेस HR इफेक्टिवनेस, देखते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स की इफेक्टिवनेस कितनी है, हमारी वर्कफोर्स कितनी अच्छे से काम कर रही है और कितनी इफेक्टिव है काम में। सेकेंड है आइडेंटिफाई गैप्स, हम इसे देख पाते हैं कहाँ कहाँ गैप्स आ रहे, कहाँ कहाँ अच्छे से पॉलिसीज, प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स,
ये सब अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे और कहाँ बेटरमेंट की नीड है, कहाँ हम और बेटर कर सकते हैं। थर्ड है इंश्योर्स कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होते हैं कि हम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं और पॉलिसी सब कुछ मान रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये इंश्योर करते हैं कि सब कुछ अच्छे से रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, कंप्लायंस हो रही, मानी जा रही बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। HR इज विटनेसिंग न्यू रोल्स ड्यू टू डिजिटलाइजेशन एंड चेंजिंग वर्क पैटर्न्स। एमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब काम डिजिटली हैंडल हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है और वर्क पैटर्न भी चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे HR एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को एनालाइज करना, उसके लिए स्पेशलिस्ट, ये एक नई जॉब, एमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटी आजकल है। सेकेंड है रिमोट वर्क कोऑर्डिनेटर, मतलब जो रिमोटली वर्क कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने घर बैठे या वर्क फ्रॉम होम या कहीं से भी रिमोटली वर्क को कोऑर्डिनेट कर रहा है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मैनेजर। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मैनेजर क्या होता है कि एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन में। और टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, मतलब टैलेंट को हम हायर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको भी एक्वायर करने के लिए स्पेशलिस्ट आजकल हायर किए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटी आजकल अराइज हो रही है नई नई। ट्रेडिशनल रोल्स के अलावा ऐसी आजकल कुछ नई इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? टैलेंट मैनेजमेंट रेफर्स टू अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज़। मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिनकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, तो उनको अट्रैक्ट करना, या तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, अट्रैक्ट करना मतलब रिक्रूट करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग आएँ। डेवलप करना मतलब उनकी बेटरमेंट करना, वो और अच्छा काम करें। और रिटेन करना मतलब उनको रोक के रखना, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और ना जाएँ, रिटेन करके रखना। ये होता है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स क्या होता है टैलेंट मैनेजमेंट के? पहला होता है टैलेंट एक्विजिशन, मतलब टैलेंट टैलेंट को लाना, एक्वायर करना पहले तो, अगर होगा ही नहीं तो कैसे रिटेन करेंगे। सेकेंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको और बेटरमेंट करना, उनको और ट्रेन करना कि वो और बेटर कर सके, स्किल्स को डेवलप कर सके अपनी। थर्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैनेज करना कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट है सक्सेशन प्लानिंग, मतलब उनको हर रोल के लिए कंपीटेंट बना देना। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? उनको बड़े रोल्स के लिए प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल रोल्स के लिए प्रिपेयर करना। ये थे कंपोनेंट्स हमारे। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है कंपेटिटिव एडवांटेज, ऑब्वियसली हमारे पास अच्छी वर्कफोर्स होगी तो हमें बाकी अपने कंपेटिटर से अपर हैंड मिलेगा, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगी। सेकेंड है लीडरशिप कॉन्टिन्यूटी, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करें आगे हायर रोल्स के लिए, लीडरशिप रोल्स के लिए। और हायर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब एम्प्लॉय एंगेज रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से और खुश रहेंगे और अच्छे से प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय बर्नआउट। एम्प्लॉय बर्नआउट होता क्या है, पहले मीनिंग पढ़ते हैं। एम्प्लॉय बर्नआउट इज़ अ स्टेट ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, मतलब आपके एम्प्लॉय में, वर्कर में ऐसी स्टेट है कि अब वो मेंटली, फिजिकली या इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके, थक चुका है। ये होता है एम्प्लॉय बर्नआउट। कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों ये होता है एम्प्लॉय बर्नआउट? पहला है एक्सेसिव वर्कलोड, ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय पे काम का प्रेशर ज़्यादा डालोगे, वो बहुत परेशान रहेगा वर्कलोड की वजह से कि काम पूरा करना, इतनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये बर्नआउट का एक रीज़न हो सकता है, कॉज हो सकता है। सेकेंड है लैक ऑफ रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय काम तो बहुत कर रहा है बट उसका वर्क कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा, उसके एफर्ट्स कभी कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी एक एग्जॉशन और इमोशनली बर्नआउट का रीज़न हो सकता है। थर्ड है हमारा कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस, अगर एम्प्लॉय पे कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस रहेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, या हमेशा बर्डन रहेगा, तो वो बर्नआउट और एग्जॉशन फील करेगा। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको? प्रिवेंशन के क्या तरीके पड़ते हैं? पहला है वर्कलोड बैलेंसिंग, मतलब हम काम को बैलेंस कैसे करें कि हम अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस कर सकें, हारमोनी मेंटेन कर सकें, दोनों में एक इक्विलिब्रियम आए। तो अगर वर्कलोड बैलेंस करेंगे कि हम काम भी देख सकें, पर्सनल का अपनी डेवलपमेंट भी देख सकें, खुद को भी टाइम दे सकें और अपनी सोशल लाइफ भी हैंडल कर सकें, सब कुछ अच्छे से बैलेंस करेंगे तो बर्नआउट रिड्यूस होता है। सेकेंड है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय के काम को, एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें, उन्हें रिवॉर्ड दें, तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत कोई काम आ रही है, हम हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, हमारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे कि बस काम काम नहीं करे जा रहे हम। थर्ड है हमारा वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम होता है कि उनको योगा, मेडिटेशन, रिट्रीट, ये सब दिया जाता है कि बेटरमेंट के लिए और अच्छा फील कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू हार्मोनाइजिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, मतलब काम और पर्सनल लाइफ के बीच में इक्विलिब्रियम लाना,
दोनों में बैलेंस लाना और मतलब कि हार्मनी बनी रहे, पीस बनी रहे, कि दोनों आप अच्छे से साथ लेकर चल रहे हो। ये होता है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है वर्क लाइफ बैलेंस? पहला है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। अगर आप अच्छे से घर का काम भी आप अच्छे से कर रहे हो, ऑफिस में भी आप अच्छे से कर रहे हो, सोशल लाइफ अच्छी है, आप खुद को भी टाइम दे पा रहे हो, अगर आप सब जगह अच्छे से काम कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी ऑब्वियसली। सेकेंड है हमारा हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हमें सेटिस्फाइड रहेंगे हम जॉब से, अगर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, हम जॉब से खुश रहेंगे कि हमारा काम तो बढ़िया है, हम इस जॉब से खुश हैं अपने रोल से और ड्यूटी से, क्योंकि हम अपने वर्क और लाइफ को दोनों को मेंटेन कर पा रहे हैं। थर्ड है हमारा रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अगर बैलेंस मेंटेन करेंगे तो एब्सेंटिज्म, छुट्टियाँ भी कम होगी। प्रैक्टिसेस क्या करते हैं हम इसके लिए? पहला है फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स। मतलब एम्प्लॉय के लिए थोड़े फ्लेक्सिबल स्केड्यूल हैं कि वो अपना घर का भी देख पाएँ और काम को भी देख पाएँ। सेकेंड है हमारा लीव पॉलिसी। मतलब एम्प्लॉय के लिए लीव पॉलिसी है कि वो अपने जो पर्सनल काम है और या कुछ इवेंट्स अटेंड करने या प्राइवेट लाइफ रिलेटेड मैटर्स है वो हैंडल करने के लिए लीव पॉलिसीज़ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी। और सपोर्टिव वर्क कल्चर, एक वर्क कल्चर ऐसा होना चाहिए कि सपोर्टिव हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? इट इज़ अ वर्क अरेंजमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ परफॉर्म ड्यूटीज़ रिमोटली। मतलब वो घर से काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं, मतलब कहीं और से काम कर रहे हैं। ऑफिस में आना, उनको लॉग इन करना, ऑफिस में चेक इन करना ज़रूरी नहीं पड़ रहा, वो अपने कंफर्ट से काम कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है एम्प्लॉय को, कि वो कैसे भी कभी भी काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, अपने घर में है। सेकेंड है रिड्यूस कम्यूटिंग टाइम। कम्यूटिंग टाइम क्या होता है? आने जाने का जो टाइम लगता है ट्रैवल करने का, वो कम होता है। और थर्ड है इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, वो ऑर्गेनाइजेशन से खुश रहते हैं। चैलेंजेस क्या हैं इसमें वर्क फ्रॉम होम में? पहले है वर्क लाइफ बाउंड्री इशू। मतलब आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाए। जैसे आप घर पे मान लो काम कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंस भी अराइज होती हैं, और कभी कभी एम्प्लॉय इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता, इतना ध्यान नहीं दे पाता काम पे। सेकेंड है कम्युनिकेशन गैप। ऑब्वियसली अगर दूर, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अलग अलग जगह से कम्युनिकेट करेंगे तो गैप अराइज हो सकता है। और डिजिटली कम्युनिकेट करेंगे तो इस इतना इन पर्सन जितना अच्छा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं वो कभी भी हम रिमोटली नहीं कर पाते। थर्ड है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। देखना कि एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं, ये सब मॉनिटर करने में भी दिक्कत होती है वर्क फ्रॉम होम में। ये हमारे चैलेंजेस है वर्क फ्रॉम होम के। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।